नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। अब तक 5 बिहारी हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। अगर इन 5 बिहारी महान हस्तियों की बात करें तो ये कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं और साइड में ये आप तस्वीरों के माध्यम से भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर कि अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। क्योंकि भारत रत्न अभी खबरों में है तो ऐसे में इनसे संबंधित और भी कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अराइज हो सकते हैं। ये तमाम बातें हमने कल वाले वीडियो में आपके साथ एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं आज की इस वीडियो का हमारा हॉट टॉपिक क्या होगा, किस किस विषय पर इसमें हम चर्चा करेंगे। तो जो खबरों में है तो ऐसे ध्यान दीजिए, बिहार ने 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है दिल्ली को हराकर। उसके बाद दूसरा है जिलाधरी सिवान के शरद विवेक सागर WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। दक्षिण कोरिया का जो कृत्रिम सूर्य है KSTAR, ये खबरों में है। कच्छ जो कि गुजरात में है, यहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन एक बस्ती खोजी गई है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। मोपा हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, यहाँ पर डीजी यात्रा प्रणाली शुरू किया गया और ये प्रणाली शुरू करने वाला ये भारत का 14वां हवाई अड्डा बना है। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHS नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया और लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पे बरकरार रखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और एक और है कि उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। तो इन सारे टॉपिक पर हम इस पे चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित एकदम से डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। नो डाउट इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीजें ध्यान रखिए। वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जितने लोग भी बोलते हैं कि सर इसका PDF फाइल वगैरह हमें कहाँ से मिलेगा, तो BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और अभी एक ऑफर भी चल रही है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तमाम चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह भी, बिहार जीके, करंट अफेयर्स, सेक्शनल टेस्ट, वो तमाम चीजें, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का एक टेस्ट भी होता है, तो वो चीजें भी यहाँ पर आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। चलिए, हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है। अभी हम आपको बतला रहे थे कि बिहार ने अपने नाम किया है और आपको ये ध्यान रखना करेक्ट आंसर होगा कि दिल्ली को हराकर बिहार ने अपने नाम किया है। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट है। आप लोग यहाँ पर देखिए, मिस टाइपिंग है, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में बरौनी, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में एक स्थान है बरौनी, तो यहीं पर 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च को और फाइनल मुकाबला खेला गया 4 अप्रैल 2024 को। और 4 अप्रैल 2024 को इस प्रतियोगिता का समापन हुआ इस खिताबी मुकाबले के साथ। देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इसका खिताबी मुकाबला यानी कि फाइनल जो मैच था वो 4 अप्रैल 2024 को बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया और इस खिताबी मुकाबले में बिहार ने दिल्ली को 38-34 से पराजित कर ट्रॉफी यानी कि खिताब पर कब्जा जमाया। तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, ये इसका 52वां संस्करण था। बिहार की मेजबानी में बेगूसराय जिले के बरौनी में आयोजित हुआ था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर आगे हमने इसी प्रतियोगिता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी शामिल किया है कि बिहार झारखंड को 36-27 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। यानी कि फाइनल में जो जगह बना बिहार का, वो झारखंड को पराजित करके बना था। और इस प्रतियोगिता में बिहार टीम के कप्तान थे कुणाल कुमार और इसमें सर्वाधिक 8 गोल करने वाले बिहार टीम के खिलाड़ी नीतीश राज को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। ये ध्यान रखिए। हम बात कर रहे हैं बिहार के खेलों की, तो आप सभी जानते हैं कि बिहार की जो राजकीय खेल है ये कबड्डी है। हालांकि और भी कई ऐसे राज्य हैं भारत के जिसका जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है। एक चीज यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखिए, कबड्डी को लेकर हमने आपको बतलाया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय खेल है।
अच्छा, वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी यानी कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के लोगों को, तो ये ध्यान रखिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो कानूनी मान्यता मिले थे एक स्वायत्त संस्था के रूप में, ये तिथि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बिहार में अब खेल और खिलाड़ियों को लेकर जिस प्रकार से घोषणाएँ हो रही है, चीज़ें जिस प्रकार से निकल कर सामने आ रही है, तो यही लगता है कि बिहार सरकार अब इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में लगी हुई है। तो प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अच्छा, हाल ही के दिनों में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं खेल से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के रूप में अराइज़ हो सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है। जैसे कि नए खेल मंत्री जो बने हैं, सुरेंद्र मेहता बने हैं और अभी हम आपको बतला रहे थे कि खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं, वो है रविंद्रन शंकरन। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त 75वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया 2024 में, हमने कई बार आपको बतला दिया, पुनः रिवाइज कर लीजिए कि गांधी मैदान में कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी। यहीं पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, जो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी, इसे दूसरा पुरस्कार मिला था। ये चीजें ध्यान रखिए। हालांकि पहले पुरस्कार की बात करें तो पहला पुरस्कार जो मिला वो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को मिला, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित था। और तीसरा पुरस्कार जो मिला संयुक्त तौर पर वो कृषि विभाग और विधि विभाग को दिया गया। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में खेल को लेकर एक पॉइंट हमने ये भी बतलाया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो चौथा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, इसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की जो महिला कबड्डी टीम है, इसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस चौथे संस्करण में अगर हम बात करें तो पूरे बिहार को एक ही पदक मिला, वो भी कांस्य पदक, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये प्रतियोगिता में 115वें स्थान पर रहा अपना बिहार। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी वो पहले स्थान पर रही 71 पदक के साथ। ये चीजें विस्तार पूर्वक आपको बतलाई गई है, आई होप आपको याद होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो शुभंकर था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का, ये था अष्टलक्ष्मी। ये ध्यान रखिए। चलिए, बिहार से संबंधित तथ्यों की हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बिहार का जो राष्ट्रीय खेल है बिहार की, यह है कबड्डी। हालाँकि और भी कई सारे पॉइंट हैं बिहार से संबंधित, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। भले ही ये बेसिक से पॉइंट है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हाल ही के दिनों में लोगों से संबंधित या फिर राजकीय चिन्ह से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये ध्यान रखिए, 2 स्वास्तिक के बीच में जो आप ये देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है और ये बिहार के राष्ट्रीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था जो 20 मार्च को मनाया गया, गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। और 2023 में इसका थीम था आई लव स्पैरो। ये चीजें अपडेट होती रहती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा शरद विवेक सागर, जो कि सिवान जिले के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। सिवान जिला में एक स्थान है जीरादेई, तो जीरादेई सिवान बिहार के मूल निवासी शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है कि शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर चुने जाने वाले भारत के सबसे मतलब युवा हैं, सबसे कम उम्र के युवा हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखें। और उन्हें सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में चुना गया है। तो कुल मिला के बातें यहाँ से संबंधित है, ये ध्यान रखिए। आगे इसी के बारे में, यानी कि जो अभी हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है, जो अन्य कैटेगरी की बात करें तो इसके अतिरिक्त कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, व्यापार के क्षेत्र में अद्वैत नायर, अर्जुन भरतिया, प्रिया अग्रवाल हेब्बार और शाश्वत गोयनका, और साथ ही साथ सामाजिक उद्यम में ऋचा वाजपेयी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, विभिन्न कैटेगरी विभिन्न वर्गों को आप ध्यान रखेंगे। और बिहार के संदर्भ में जो अभी हम आपको बता रहे थे शरद सागर के बारे में, तो इन्हें जो ये चुना गया, ये सामाजिक उद्यम के लिए ही चुना गया है, ये यहाँ पर ध्यान रखें। और इस सम्मेलन के बारे में या फिर अगर हम बात करें ये ग्लोबल यंग लीडर के बारे में, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपने प्रतिष्ठित वार्षिक डावोस शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष यहाँ आयोजित होता है। और अगर हम बात करें जनवरी 2022 की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इसी डावोस शिखर सम्मेलन का ऐतिहासिक उद्घाटन भाषण भी दिया था, जो कि खबरों में रहा था और बहुत प्रकार की घोषणाएं भी यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के संदर्भ में अभी चीजें निकलकर सामने आई है, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी उपलब्धि तो है नहीं, और ये चीजें एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं।
हालाँकि अगर हम बात करें इसी तरह के अन्य सम्मान की, तो आपको मालूम होगा कई बार हमने ये चीज़ें आपको बतलाया है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, जो कि जॉर्जी गोस्पोंटिनोव को दिया गया, बुल्गारिया के हैं। इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है? हालाँकि अभी इसके अतिरिक्त ये चीज़ें तो आपको बतलाया जा चुका है पहले ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, ये गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए और विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए संयुक्त तौर पर ये 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं। और एक अति महत्वपूर्ण हमने आपको बताया था प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 एक जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को दिया गया और रिसेंटली एबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई, ये फ्रांस के मिशेल टेल ग्रांट को दिया गया है। तो ये चीज़ें अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इतनी मेहनत करके आप सबों के बीच चीज़ें एकत्रित करते रहते हैं ताकि आपको भरपूर हेल्प मिले। और आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल सके आप सबों की। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि खबरों में रहा KSTAR किस देश का कृत्रिम सूर्य है जिसमें वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है, या फिर यूं कहें 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन किया है, जिससे ये खबरों में है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। अब इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें, तो दुनिया में कई देश जैसे कि चीन, अमेरिका, फ्रांस आदि वर्तमान में कृत्रिम सूर्य बनाने पर काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य में ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो अभी जो हम यहाँ पर आपको बतला रहे थे कि यह भविष्य में ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है, जिसलिए विभिन्न देश जैसे कि इसमें चाइना, अमेरिका, फ्रांस आदि सम्मिलित है, जो कि कृत्रिम सूर्य बनाने पर भी कार्य कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च, जिसे शॉर्ट में कहा गया KSTAR, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रकार का डिवाइस बनाया है जो एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य है, ठीक है? और इसी सूर्य की बात करें, इसी कृत्रिम सूर्य की बात करें, तो वैज्ञानिकों ने इस कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अगर हम बात करें तापमान की, तो सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। और इसमें जो तापमान जो पैदा किया जाता है, वो किस विधि द्वारा पैदा किया जाता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन विधि द्वारा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हमने लिखा है, परमाणु संलयन प्रयोग, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसमें तापमान पैदा किया जाता है। ये ध्यान रखिए। तो ये रिकॉर्ड बना 48 सेकंड का, ये ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। हालाँकि इससे पहले भी 2021 में ये 30 सेकंड का रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया द्वारा बनाया गया था कृत्रिम सूर्य में तापमान मेंटेन करने का, और 2026 का लक्ष्य है कि 300 सेकंड तक तापमान मेंटेन करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड, ये तो बात हम कर रहे थे दक्षिण कोरिया के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन कृत्रिम सूर्य पर जो चाइना काम कर रहा है, ऐसे में ये ध्यान रखेंगे चाइना के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो चाइना ने 7 मिनट तक इस कृत्रिम सूर्य में तापमान मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट को कितना पर बरकरार रखने का फैसला किया है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 6.5% रखने का फैसला बरकरार रखा है। तो ये चीज़ें आपको याद होगा, पिछली बार भी हम आपको बतलाए थे। पिछली बार जब हम आपको बतलाए थे, तो आपको हमने ये भी बतलाया था कि ये लगातार छठी बार है। लेकिन अब 5 अप्रैल 2024 को पुनः से जो इसे बरकरार रखा गया इसी रेट पर, तो कुल मिला के ये 7वीं बार है जब इसे कह सकते हैं इसी रेट पर बरकरार रखा गया है। देखिए, यहाँ पर इसी चीज़ को हमने लिखा कि केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 7वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। ठीक है? अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रेपो रेट आखिर है क्या? विभिन्न एग्जाम में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कई सारे लोगों को यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। हालांकि चीजें हम आपको कई बार पहले भी बतला चुके हैं। चलिए, रिवीजन पर्पस से पुनः हम इसे देख लेते हैं।
दरअसल देखिए, बैंकों को जब अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है, तब वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से कर्ज लेते हैं रोजमर्रा के कामकाज के लिए। तो इसी ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उस बैंक से जो बैंक कर्ज लेता है, तो उस बैंक से जो ब्याज वसूलता है, जो इंटरेस्ट लेता है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। आई होप आप यहाँ पर एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझ चुके हैं। इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बैंकों में बच जाती है, तो उस रकम को बैंक रिजर्व बैंक में रखते हैं और उसी रकम पर जो रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई उसे ब्याज देता है, तो उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अर्थात उस रकम पर जो ब्याज उसे मिलता है, उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो दोनों के डिफरेंसेस को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। भले ही ये थोड़ा मतलब कर सकते हैं आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एक अंक आपका हाथ से निकल जाएगा। तो चीजें आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, चेन बना के ध्यान रख सकते हैं। देखिए, आरबीआई की बात हुई तो कुछ चीजें हमने रिसेंटली आपको बताया था। फिलहाल यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट है आरबीआई से संबंधित कि इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कई जगहों पर आपको दिखेगा कि स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी, लेकिन कार्य जो संचालन में आया था आरबीआई का, वो 1 अप्रैल 1935 से आया था। इसी वजह से इसे ही स्थापना तिथि माना जाता है। आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, इसके जो हेडक्वार्टर था वो कह सकते हैं कोलकाता में था। स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके गवर्नर की जो नियुक्ति होती है, ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह से संबंधित आपका एक प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। इसका प्रतीक चिन्ह जो यानी कि जो लोगो देख रहे हैं, ताड़ का पेड़ और बाघ है इसके लोगो में। इसका मुख्यालय वर्तमान में है मुंबई में। वर्तमान में जो गवर्नर है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और वे उर्जित पटेल की जगह पे हैं। अच्छा, शक्तिकांत दास की बात हुई तो आपको मालूम होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, तस्वीर में जो देख रहे हैं यही है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था और ये आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं। किनके बाद? तो रघुराम राजन के बाद, जिन्हें 2015 में गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो कुल मिला के यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अब तक 2 गवर्नर को, आरबीआई के 2 गवर्नर को केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है। अच्छा, 2023 में अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक ऑफ द ईयर जो चुना गया था, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर जो चुना गया, यूक्रेन के नेशनल बैंक को चुना गया था। और साथ ही आप ये भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार जो था 2023 वाला, ये लंदन में आयोजित हुआ था। अगला 5वां प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में किस विश्वविद्यालय के पुराविदों ने गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन में 5200 यानी कि 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? हड़प्पा कालीन बस्ती की जो अभी हाल ही में खोज हुई है यहाँ पर, तो किस विश्वविद्यालय के पुराविदों द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि केरल विश्वविद्यालय। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। देखिए, केरल विश्वविद्यालय के पुराविदों ने गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यानी कि 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी इस हड़प्पाकालीन बस्ती की खोज की है, जो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि यही वो रियल तस्वीर है जो मतलब यहाँ पर जब ये खोज हुई है। बस मैं ये सर्च कर रहा था तो ये चीज़ें हमें मिला, आप लोगों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो पड़ता बेट एक स्थान है, मतलब पड़ता बेट खटिया गाँव में, यहीं पर इसका मतलब कह सकते हैं खोज किया गया। डिटेल जानकारी और प्रॉपर स्थान के बारे में यहाँ पर हमने दे दिया है। चलिए आगे इसके बारे में हम बात करें तो इससे पहले भी केरल विश्वविद्यालय के पुराविदों ने 2019 में गुजरात में ही चूना खटिया में प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे। तो ये चीजें भी यहीं से संबंधित है, जिस वजह से हमने इसको भी यहीं पर सम्मिलित कर दिया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात जो आपको समझना है, कई जगहों पर आप देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके पीछे यही आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी। तो इसी वजह से इसे हड़प्पन सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वैसे इस चीज को आप ऐसे समझिए कि किसी के परिवार में अगर कोई बड़ा बेटा है तो उसे जो संबोधित किया जाता है उसके माँ पिताजी को। मान लीजिए कि अगर किसी के परिवार में एक लड़का है जो कि सबसे बड़ा है, जिसका नाम है श्याम,
तो आपको ये सुनने को मिलता होगा श्याम के पप्पा, श्याम के मम्मी। मतलब एक प्रकार से संबोधन में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। इसी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों का आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है लोथल, जो कि आधुनिक गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल अपने गोदी यानी कि डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एक प्रकार से कहें तो जहाज़ों का घर। यहाँ पर जो पानी वाले जहाज होते थे वो यहाँ पर कह सकते हैं रखे जाते थे। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। अब गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मिले हैं उनमें तो एक लोथल है, जो कि एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह शहर भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से नगर मतलब कह सकते हैं उसकी जो नगर व्यवस्था थी वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं हाईटेक थी। एक प्रकार से जो इतिहासकारों ने लिखा है कि वहाँ पर जिस प्रकार की चीज़ें मतलब कह सकते हैं अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर यही आकलन किया जाता है कि वहाँ पर जो नगरीय प्रणाली थी वो आज के समय से कहीं बेहतर थी। ठीक है, जब आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अच्छा, गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर इस युग से संबंधित 200 से अधिक स्थल यहाँ पर मिले हैं। इसके साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है, जिनमें कुछ बड़े कुछ छोटे हैं। लेकिन इन सब में जो प्रमुख स्थल है वो 3 है, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। तो इनमें आपको ध्यान रखना, एक तो है लोथल जो अभी हम आपको बतला चुके हैं, दूसरा है सुरकोटदा और तीसरा है धोलावीरा। तो ये चीजें गुजरात से संबंधित है जो कि आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और जो ये तस्वीर में हमने आपको दिखलाया है, ये एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं, मतलब जो हाथ से बनाया गया कह सकते हैं, एक तस्वीर है जो कि लोथल के बारे में दर्शाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं जहाज़ों को रखा जाता था। ये जो आपको नीला एरिया दिख रहा है ये पानी है, ठीक है? तो ये चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। अच्छा, हड़प्पा कालीन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर तस्वीर से भी देख सकते हैं। जो घर थे, जो मतलब फाउंडेशन था उसका नीचे वाला, सिर्फ वही बचा हुआ जो आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा है। और ये भी चीज़ें खुदाई के बाद निकल कर सामने आई। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरा सा पूरा गायब है। जो इसका फाउंडेशन था किसी भी घर का, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, दोनों तस्वीरों में ये दिखाएगा। आई होप कि शायद ये किचन का एरिया रहा होगा जो आप यहाँ पर इस वाले में देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर मिट्टी से बने हुए खिलौने मिले हैं और कई प्रकार की कह सकते हैं मोहरें, मूर्तियाँ मिली हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, एक कह सकते हैं बैलगाड़ी के आकार की जो कह सकते हैं चीज़ें दिख रहा है आपको, ये भी चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं। और पशुपति शिव की भी प्रतिमा यहाँ से मिली है। और एक चीज़ बहुत आपको इम्पोर्टेंटली ये ध्यान रखना है, जो आप इस वाले तस्वीर में देखते हैं, इसको लेकर के कुछ मतलब चीज़ें कन्फ्यूजिंग है। दरअसल कन्फ्यूजिंग इसलिए है, इतिहासकारों में से कुछ ने इसे कहा है किंग और कुछ ने कहा है इसे प्रिस्ट। तो सम्मिलित तौर पर इसे नाम दे दिया किंग पृष्ठ। तो ये चीजें ध्यान रखिए, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और ये जो टूटा फूटा आकृति दिख रहा है आपको, ये हाथ नहीं है और इधर शरीर का जो निचला पोर्शन है सीने से नीचे वो भी नहीं टूटा हुआ है। तो बस इतनी ही आकृति मिली है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसे किंग पृष्ठ नाम दिया गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी अतिरिक्त जानकारी आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एकदम से तेजी तेजी में हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैडन ने वर्ष 1842 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक ट्रिक मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए, हड़प्पा में एक शब्द छुपा हुआ है हड़प, और यहाँ पे देखिए दयाराम, दयाराम में एक शब्द छुपा हुआ है दया। ठीक है, तो दया नहीं आया और इसे हड़प लिया। मतलब कि हड़प्पा की जो कह सकते हैं खुदाई करने वाले का जो नाम है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दया नहीं आया और वो हड़प लिया, अर्थात हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा किया गया था वर्ष 1921 में। ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे, जो उसके उत्खनन करता थे रखाल दास बनर्जी। तो मोहन एक शब्द छुपा हुआ मोह, मोह लिया इसीलिए वो रख लिया, रखाल में रख है। तो इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब याद रखने में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है।
देखिए यहाँ पर आगे हमने लिखा है कि खुदाई के पश्चात हड़प्पा से कई ऐसी चीजें मिली है जो कि हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है, जिनमें पुरोहित की एक मूर्ति जो कि इसी मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद बैल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग आदि के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ये मैंने अपनी तरफ से चीजें इसमें ऐड नहीं किया है, जो इतिहासकारों का कहना है उसी के आधार पर यहाँ पे हमने इसमें डाला है। सबसे पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय जाता है वो हड़प्पा वासियों को ही जाता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियां का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पावासी मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा का नगर टीला के दक्षिण भाग में कब्रिस्तान होता था और हड़प्पा में दो प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिसे इतिहासकारों ने कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37 नाम दिया है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा के बारे में, जो हड़प्पा नगर था, इसके बारे में एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त दे दूं। इतिहासकारों ने इसके बारे में ये लिखा है कि भले ही ये व्यवस्था, यहाँ पर जो नगर व्यवस्था थी वो मतलब कह सकते हैं उच्च दर्जे की थी, और यहाँ पर जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो व्यापार वाणिज्य होता था वो बहुत अधिक पैमाने पर होता था, मतलब हर चीज से ये संपन्न थे। लेकिन इसके बावजूद भी हड़प्पा वासी किसी एक अनजान बीमारी से ग्रसित थे। तो यहाँ से ये तमाम चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको यहाँ से इस सीरीज से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्तमान में नाटो में 32 देश शामिल हैं। ये चीजें हम आपको पिछले वीडियो में नहीं बल्कि जब नाटो की चर्चा पिछली बार हो रही थी वहां पर हमने बतलाया था। दरअसल इसका 32वां सदस्य बना था स्वीडन, तभी हमने आपको इसकी जानकारी दिया था। अभी फिलहाल जो ये खबरों में है, रिसेंटली इसका 4 अप्रैल को 75वां स्थापना दिवस से मनाया गया, जिस वजह से ये खबरों में है। देखिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दरअसल नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये ध्यान रखिए। अच्छा, जो नाटो की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये क्या है? दरअसल यूरोपीय देशों को एक सूत्र में संगठित करना और आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, मतलब सारे संगठन, मतलब सारे देश एक साथ हो जाना, मतलब आक्रमण के समय कोई, मतलब कह सकते हैं आपातकालीन स्थिति के समय। तो यही इसका एक मूल उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो ये शामिल होगा, कहाँ पर शामिल होगा, दरअसल यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को देखिएगा। 34वां शिखर सम्मेलन जो है नाटो का, ये जुलाई 2024 में वाशिंगटन में आयोजित होगा। यहीं पर आधिकारिक तौर पर इसे प्रविष्टि मिलेगी नाटो में। तो कुल मिलाकर ये यहाँ से ध्यान रखिए, 32वां सदस्य के रूप में जो सूचित है यह है स्वीडन। हालांकि अप्रैल 2023 में हमने जानकारी आपको दिया था कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। देखिए 33वां शिखर सम्मेलन नाटो का 11 से 12 जुलाई 2023 को विनियस लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। इन सब के अतिरिक्त एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि 2023 में जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था, जो कि 11 से 12 जुलाई 2023 को विनियस लिथुआनिया में आयोजित हुआ था। और ये पहली बार था जब जापान इसमें शामिल हुआ था। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 मनाया गया है। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर है ये है अभी हाल ही में 5 अप्रैल को ये मनाया गया है। आइए संबंधित तथ्यों को यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस एक वार्षिक उत्सव के रूप में 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे मनाने का मूल उद्देश्य उन बहादुर लोगों को सम्मानित करना है जो कि महीनों तक समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक उत्सव के रूप में 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है और ये पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था। और 2024 में जो समुद्री दिवस मनाया गया है, इसका थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ये 2024 का ये निर्धारित थीम है राष्ट्रीय समुद्री दिवस का। चलिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के किस मंत्रालय ने माई CGHS नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHS नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फिलहाल इस मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो यह केवल iOS यूजर के लिए ही उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर के लिए जल्द ही ये उपलब्ध होगा। इस ऐप की बात करें तो इस ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS के लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार की जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं वहां तक कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से उसका रिकॉर्ड रखने, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये खास करके उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम इसी प्रकार की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, खास करके भारत सरकार की बात करें, जो कि अब तक जो प्रमुख एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐसे तो हम आपको कई एप्लीकेशन के बारे में बतलाते रहते हैं, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें। तो इसी कड़ी में एक बार ये रिवाइज कर लीजिए, शायद आप लोग भूल गए होंगे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, माई गवर्नमेंट ऐप की शुरुआत हुई थी 26 जुलाई 2014 को, जब सत्ता में आई थी मोदी सरकार। सरकार से एक प्रकार से मतलब कनेक्ट होने की दिशा में ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर ऐप, जहां पर आप डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हैं, जो कि 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। भीम ऐप, जो कि कह सकते हैं मोबाइल पर कह सकते हैं यूपीआई सेवा शुरू करने की दिशा में कह सकते हैं पहल था भीम एप्लीकेशन, जो कि 30 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ। और एक अगला है उमंग ऐप, इसकी शुरुआत हुई थी 23 नवंबर 2017 को। इस ऐप के माध्यम से खास करके विभिन्न प्रकार की सेवाएं ली जाती, जो भी भारत सरकार की योजनाएं खास करके या फिर कोई टैक्स वगैरह है, वो चीजें यहाँ पर इसके माध्यम से फुलफिल होती थी। ठीक है, तो ये था उमंग ऐप, और भी कुछ चीजें इसमें सम्मिलित थी। आरोग्य सेतु ऐप, देखिए यहाँ पर दो एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है, आरोग्य सेतु और कोविन ऐप। दरअसल ये क्रमशः 2 जुलाई 2020 और 16 जनवरी 2021 को कोरोना काल में ये लॉन्च किया गया था। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के प्रमुख एप्लीकेशन है। हालांकि और भी कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सूची हमने कई बार आपको दिखलाया है, लेकिन यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। 1962 किसान ऐप अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। संकलन ऐप अभी हाल ही में अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नीचे तीन आपको दिख रहा है, नो योर कैंडिडेट, सक्षम और सी विजिल, ये अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, नवा प्रश्न है कि इस राज्य में अवस्थित मोपा हवाई अड्डा हाल ही में डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बना है। तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि गोवा में स्थित है यह मोपा हवाई अड्डा। अच्छा, मोपा हवाई अड्डा की बात करें तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर यह रखा गया है। देखिए, डीजी यात्रा एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है, जो कि हवाई यात्रा के अनुभव को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाता है। चीजें इसमें मतलब यात्रा के दौरान आसान हो जाती है। तो एक प्रकार से ये बायोमेट्रिक प्रणाली है, और हाल ही में इसकी शुरुआत जो है गोवा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा में की गई है। जी ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। और इस प्रकार से देखें तो ये डीजी यात्रा सेवा शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया। कौन सा? तो ये ध्यान रखिए, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है। और ये जो हवाई अड्डा का नाम रखा गया है, ये पूर्व जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के गोवा के, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब देखिए, जो ये हम बात कर रहे थे 14वां ये हवाई अड्डा है, इससे पहले जो 13 हवाई अड्डे हैं जहाँ पर ये कह सकते हैं डीजी सेवा पहले से ही, डीजी यात्रा सेवा पहले से ही संचालित है, उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोची, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी, ये सभी में पहले से ही ये सेवा संचालित है। देखिए, डीजी यात्रा सेवा की जो शुरुआत हुई थी, एक सवाल ये भी बन सकता है कब हुई थी, किनके द्वारा की गई थी और कहां से की गई थी। चूंकि यह खबरों में है तो इस वाले पॉइंट को आप सबों को ध्यान रखना है। डीजी यात्रा सेवा की जो शुरुआत हुई थी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे, बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक साथ किया था। ये तिथि थी 1 दिसंबर 2022। तो ये चीजें यहाँ पर डीजी यात्रा पहल से संबंधित आपको ध्यान रख लेना है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत ने एरोस्पेस की दुनिया में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दरअसल इस परीक्षण की बात करें तो यह अग्नि प्राइम मिसाइल का यह सफल परीक्षण
उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अब्दुल कलाम जो द्वीप का नाम है ये, इससे पहले इस द्वीप का नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएँगे और ये जो प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं, समझिए कि ये प्रश्न आपके बेसिक एग्जाम में पूछा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर इस मिसाइल की बात करें जो अभी हाल ही में कह सकते हैं इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से समझना है। यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 1200 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल अपनी मारक सटीकता के लिए जानी जाती है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल पर 1500 से 3000 किलो तक हथियार ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन करीब 11,000 किलोग्राम है और यह अग्नि मिसाइल सीरीज का सबसे नई और छठी मिसाइल है जो कि एक उन्नत मिसाइल है, ये ध्यान रखिए। और इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, जो कि अन्य जो मिसाइल है पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, ये सभी इसी में मतलब कह सकते हैं प्रोग्राम के तहत कह सकते हैं विकसित किया गया है। तो ये भी इसी के तहत ही विकसित किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली अभी हाल ही में उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला 11 प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 60 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये बातें कल भी हमने आपको बतलाया था, लेकिन इसमें एक नया ये है, बताएं कि काठिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है जो कि इस 60 उत्पादों में से शामिल है। तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के जिन 60 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, इसमें उत्तर प्रदेश के 15 उत्पाद शामिल है और जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के काठिया गेहूं भी शामिल है, जिसे कि भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। हालांकि 2022 में ही जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गेहूं की कलियां है। ठीक है, अगर आप खेती मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, खेती वगैरह होते हुए देखते होंगे, आपको मालूम होगा जब गेहूं पक जाती है तो इस प्रकार का पीला पीला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जीआई टैग के बारे में, तो अब तक जो जीआई टैग का रिकॉर्ड था वो 58 रिकॉर्ड था, मतलब 58 जो कह सकते हैं उत्पादों का जो रिकॉर्ड था वो तमिलनाडु के नाम था। लेकिन अब जो नया 15 उत्पादों को जो जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश का, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कुल मिला के जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों में 69 उत्पाद के साथ ये पहले स्थान पर है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखें, अप्रैल 2024 तक अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है वो उत्तर प्रदेश के पास है। नवीनतम डेटा के आधार पर ये चीजें चेंज भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश इसमें आगे है। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है हरियाणा से। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दो कि चिराग योजना की शुरुआत हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। या फिर यूं कहें आसान भाषा में, तो इस योजना के तहत गरीब बच्चों का जो दाखिला है वो प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है और इसी के लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार ने यानी कि हरियाणा सरकार ने ये चिराग योजना की शुरुआत किया है। तो ये तमाम बातें आज के इस वीडियो से संबंधित आप ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू किया है? इसके बारे में सम्मिलित सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो चीज़ें आपको बताई गई आप वहाँ पर इसे पूरा ज़रूर लिखने का प्रयास करें। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और जानकारी हम इस कोर्स के बारे में आपको दे रहे थे, इसमें जो अभी एक ऑफ़र है इसका लाभ लेकर ज़रूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।